एंगल बिटवीन मेनोब्रियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम। यहाँ पे 5 चीजें होती है। एक बता सकता है कोई शाबाश, स्टर्नल एंगल पे क्या होता था? हाँ, एपेक्स ऑफ हार्ट। स्टर्नल एंगल यहाँ से सेकंड रेब स्टार्ट होती है, सेकंड रेब उसके फ्रंट पे होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया होता है कि ट्रेकिया बाइफर्केट एट द लेवल ऑफ L-T4 स्टर्नल एंगल। यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट होता है और आर्च ऑफ एओर्टा खत्म भी होता है। स्टर्नल एंगल अगर हम बैक साइड पे इमेजिनरी लाइन के साथ ले जाए L4 L5 के दरमियान पड़ता है और T4 T5। और स्टर्नल एंगल जो है इससे हम सुपीरियर को इंफीरियर मीडियस्टिनम से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट याद रखिए। एपेक्स ऑफ द हार्ट प्रेजेंट इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस, वो 5वें में है, वो स्टर्नल एंगल की लेवल पे नहीं होता, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द वेरी इजी टॉपिक बट इम्पोर्टेंट वन, रिब्स। ये रिब्स क्या है? जो थोरेसिक कैविटी की केज है ये किसने बनाई है? रिब्स ने बनाई है। तो आप लोग हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय रिब्स, इसकी एनाटॉमी क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिब्स के लिए जो एनाटॉमिकल वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज कोस्टल। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कोस्टल। वैसे आज क्लास के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था यार। वो 2 लड़के भी कल आए तो कहते हैं हम वापस चले गए कि पीर को आएंगे। मैंने कहा क्लास है यार, ठीक है ना। ओके, रिब इज आल्सो नोन एज कोस्टल। रिब है क्या चीज़? दीज आर द लॉन्ग बोन्स। ये लॉन्ग बोन्स है लेकिन दीज बोन्स आर नॉट फ्लैट, दे आर कर्व। ये क्या है? कर्व बोन है। इधर देखिए ये रिब है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिब्स है, ठीक है। सो दीज आर द बोन्स विच इज कर्व। ये क्या है? कर्व बोन है। दे कैन अटैच टू द फ्रंट विद स्टर्नम बट रिब्स कैन अटैच टू द बैक विद वर्टेब्रास। ये किसके साथ अटैच होते हैं? वर्टेब्रास के साथ। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि रिब्स जो है, रिब्स ये हमारे पास क्या है? ये लॉन्ग बोन है, कर्व बोन है, जो फ्रंट में जाकर किसके साथ अटैच होते हैं? स्टर्नम के साथ। और बैक में जाकर कहाँ को अटैच होते हैं? वर्टेब्रास के साथ। इधर देखे कल हमने ये पढ़ा है ना, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम, दिस पार्ट इज नोन एज मेनोब्रियम। इसको हम मेनोब्रियम कहते हैं। ये बॉडी है और ये क्या है? ज़िफाइड प्रोसेस। अब सारे देखें, इस मेनोब्रियम और इस बॉडी के दरमियान जो ये एंगल है ना, दिस कॉल्ड स्टर्नल एंगल। ये कौन सा एंगल है? स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल के बिल्कुल सामने ये वाली रिब पड़ती है कि नहीं? तो दिस इज द फर्स्ट रिब और सेकंड रिब? सेकंड रिब। इसलिए सेकंड रिब लाइज इन द फ्रंट ऑफ स्टर्नल एंगल। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेकंड रिब से, इसलिए कि फर्स्ट रिब इज लाइज बिलो द क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल के नीचे से गुजरती है। तो इस रिब को पाल्पेट करना इतना आसान नहीं होता। तो हम रिब की काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेकंड रिब से, बाई पाल्पेटिंग द स्टर्नल एंगल, ठीक है। तो आज हम रिब पे बात करेंगे। इधर देखिए, ये लेफ्ट साइडेड रिब है और ये राइट साइडेड है। वी हैव रिब्स ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब ईच साइड पे जनाब हमारे पास 12 रिब्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि एक रिब ये है, तो एक ये है, एक ये है, तो एक ये है, पेयर्स में है ना, जोड़े है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन थोरेसिक कैविटी। कितने पेयर्स में? 12 पेयर्स। एक पेयर में कितनी रिब्स होती है? 2। तो टोटल रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज 24। मतलब 12 जोड़े हैं तो टोटल रिब कितने होंगे? 24 होंगे। इधर देंगे, ये जो है ना, ये यहाँ तक ये तो रिब है, लेकिन ये रिब नहीं है, ये इसकी कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज। ये क्या है? स्टर्नम। ये इसका स्टर्नम का मिड है और ये इसके साइड्स है। साइड्स का मतलब है लेटरल पार्ट। इसको क्या कहते हैं? लेटरल पार्ट। और इस मिड को हम कहते हैं मीडियल पार्ट। तो जो रिब है वो स्टर्नम के लेटरली अटैच है या मीडियली? तो मैं कह सकता हूं कि ईच रिब इज अटैच टू द स्टर्नम लेटरली फ्रॉम द फ्रंट एंड दे अटैच टू द वर्टेब्रास ऑन द बैक, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि रिब इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम but it is attached to the sternum by the help of this cartilage known as costal cartilage। इसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। तो अगर आप लोग एनाटॉमी के बुक में देखें ना, एनाटॉमी के बुक में वो कहते हैं ये कौन सा एंगल था? स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल के बिल्कुल नजदीक सामने क्या है?
सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है, क्योंकि ये वाले क्या है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, तो ये क्या है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है, और ये कौन सी रिब है, सेकंड रिब है। बात समझ आ गई क्या नहीं? विच कोस्टल कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ स्टर्नल एंगल, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। समझ आ रही है क्या नहीं? तो मेन पॉइंट आप लोग इसमें लिखे, दीज आर लॉन्ग कर्व बोन, रिब की बात कर रहा हूं, दीज आर लॉन्ग कर्व बोन which is attached in the front with the lateral part of sternum, yes, and on the back side with वर्टेब्रास, और जो वर्टेब्रास इस रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, दोज वर्टेब्रास विल बी कंसिडर्ड थोरेसिक वर्टेब्रास। वो कौन सी वर्टेब्रास होगी, थोरेसिक। जैसे कि बैक साइड पे तो सर्वाइकल वर्टेब्रास भी है, थोरेसिक वर्टेब्रास भी है, लंबर वर्टेब्रास भी है, लेकिन रिब्स ने जो पीछे जाकर वर्टेब्रा को अटैचमेंट दी है, वो वर्टेब्रास कौन सी होगी, थोरेसिक वर्टेब्रास होगी। ठीक है, तो ये रिब्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रिब्स जो है, रिब्स, इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। रिब्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीकों से। तो लेके क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स, कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स। रिब्स की क्लासिफिकेशन क्या है? वी कैन क्लासिफाई द रिब्स इनटू डिफरेंट वेज। ठीक है, नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट विद स्टर्नम। सबसे पहली क्लासिफिकेशन रिब की किस बेस पे है, अटैचमेंट विद स्टर्नम की बेसिस पे है। क्लियर है? इधर देखे, हाँ मेन पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है। इधर देखे कि यहाँ पे अगर ये कौन सी रिब है, इधर देखे लिखना नहीं, ये कौन सी रिब है, फर्स्ट रिब है, जो क्लेविकल के बिल्कुल नीचे होती है। ये सेकंड रिब है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सेवन। एक से लेके 7 रिब तक जितने भी है, ये सारे के सारे स्टर्नम के साथ देयर कोस्टल कार्टिलेज के जरिए अटैच हुए हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? ईच रिब फ्रॉम 1 to 7 डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम बाय द हेल्प ऑफ देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। लेकिन ये 8वां रिब है, 8वां, ये कौन सा है, 9, और ये 10। ये तीनों आपस में मिलकर जाके इस 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज के साथ टच हो जाते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये 8, 9, 10 ये कहां पे जाते हैं, शाबाश। दीज रिब्स आर अटैच टू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब, देन इनडायरेक्टली गिव अटैचमेंट टू द स्टर्नम। तो यहाँ पे देखे 1 से लेके 7 तक स्टर्नम के साथ किसके जरिए अटैच है, कोस्टल कार्टिलेज के जरिए, जो हर एक का अपना अपना है। लेकिन 8, 9 और 10 ये किस रिब के कोस्टल कार्टिलेज से पहले अटैच हो जाते हैं, 7, और फिर जाकर किसको कनेक्शन देते हैं, स्टर्नम को कनेक्शन। तो याद रखे, दोज रिब which is directly attached to the sternum by the help of their coastal cartilages, they are called true ribs। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। और वो रिब जो मिलकर 7th कोस्टल कार्टिलेज के जरिए किसको मिल जाए, स्टर्नम को, they are called false rib। इसको हम क्या कहते हैं, false rib। तो हम कह सकते हैं कि ट्रू रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम विद कोस्टल कार्टिलेज, but 8, 9 and 10 are indirectly attached to the sternum by the help of the coastal cartilage of 7th rib। Clear है? So according to the attachment with sternum, ribs are classified into 3 types। कितने टाइप्स में, 3। एक कौन सी है, ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब, और आखिरी 2 रहते हैं। हम 10 तक आए हैं ना, तो जो 11th और 12 है आखिरी वाले, इसका इस स्टर्नम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब आर आल्सो नोन एज फ्री रिब्स। उसको क्या कहते हैं, फ्री रिब्स। इधर देखें, ये कौन सा रिब है हमजा, ये वाला सेकंड है। इसका फ्रंट अटैचमेंट स्टर्नम है और बैक अटैचमेंट वर्टेब्रास है, इस तरह है ना। इसका ये कौन सा रिब है मसूद, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5,
इसका फ्रंट स्टर्नम है, बैक वर्टेब्रा है। इसका मतलब कि वर्टेब्रास फ्रंट से स्टर्नम से स्टार्ट होते हैं और जाकर कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, वर्टेब्रास पे। रिब्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन 11th और 12th ये बैक से जरूर अटैच है वर्टेब्रा के साथ, लेकिन ये फ्रंट में जाकर फ्रीली खत्म हो जाते हैं, ये फ्री होते हैं, इसका स्टर्नम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो दोज रिब्स विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लोटिंग रिब, जिसको फ्री रिब्स भी कहते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिब्स वी हैव डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट? 3। बताए, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये हेडिंग दे दे शाबाश। हम इसको जनाब डिवाइड, और इससे एक एमसीक्यू जरूर आते हैं एमसीक्यू के पेपर में, तो आप लोगों ने कंसेप्ट को देखना है। हियर इज ट्रू रिब्स, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेके फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स आर आल्सो नोन एज फ्री रिब्स। ओके, इन रिब्स की कितनी अटैचमेंट है? नहीं, इन रिब्स की, ट्रू रिब्स की अटैचमेंट पॉइंट कितनी है? मैंने ये नहीं पूछा है कि ट्रू रिब्स कितनी है नंबर में। 2, एक स्टर्नम है, एक वर्टेब्रल कॉलम है, इसकी कितनी है? 2, लेकिन इसकी 1 है। ये सिर्फ बैक से वर्टेब्रा को टच होते हैं, लेकिन फ्रंट से स्टर्नम को टच नहीं होते। तो इसके यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये लेके दोज रिब्स which are directly attached to the sternum, with what? With the costal cartilage. Those ribs are known as, जो है what? Answer is true ribs। मतलब वो रिब्स जो कोस्टल कार्टिलेज के जरिए डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल लेके, हाँ, फर्स्ट रिब से लेके किस रिब तक? 7th रिब तक। अभी मैंने डायग्राम के जरिए बताया है ना, कितने पेयर्स ऑफ रिब्स? 7। इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो पेयर्स बन जाते हैं ना। कितने पेयर्स ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स? 7 पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे लेके those ribs which are indirectly attached with sternum the help of costal cartilage of which rib? 7th rib। Those is known as false rib। और false rib की एग्जांपल बताए, 8th, 9th, 10th rib। ये 3 रिब जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? ये फॉल्स रिब होते हैं। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्लोटिंग रिब। Those ribs which have no attachment to the sternum, that is known as floating rib। तो इसमें लिखे those ribs having no attachment to the sternum, they will be considered as a floating rib। बताए एग्जाम्पल 11th and 12th rib। तो दिस क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी है रिब्स की, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट विद द स्टर्नम। ये स्टर्नम की अटैचमेंट पे डिपेंड करते हुए ये 3 टाइप के हमारे पास क्या है? रिब्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखे अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिब, एक तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्या पढ़ा है? अटैचमेंट विद स्टर्नम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रिब की जो है वो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स है, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। फीचर्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक। हर एक रिब की अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होती है। तो अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसमें कोई
पॉइंट अगर पूछना है या क्लियर है शायद आपको क्लियर है। इधर देखें, ये क्या है, ये रिब है, ये क्या है, स्टर्नम है। इस रिब और स्टर्नम के दरमियान ये कौन सा कार्टिलेज है, कोस्टल। ऐसा रिब जो स्टर्नम के साथ इस कार्टिलेज के जरिए टच हो उसको ट्रू रिब कहते हैं। सो द रिब अटैच टू द स्टर्नम विद कोस्टल कार्टिलेज इज कॉल्ड ट्रू रिब। वो 1 से लेके 7वें रिब तक है। और ऐसा रिब जिसकी कार्टिलेज 7 के कार्टिलेज के जरिए स्टर्नम को मिल जाए वो फॉल्स रिब है। और ऐसा रिब जो स्टर्नम के साथ बिल्कुल टच ही ना हो उसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू द फीचर वी आर क्लासिफाइड रिब इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। तो अकॉर्डिंग टू द फीचर जनाब रिब को हम 2 में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड टिपिकल रिब्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड टिपिकल रिब्स और द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एटिपिकल रिब्स। ये बुक में इतना लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों ने समझना है कि टिपिकल और एटिपिकल रिब की कंसेप्ट क्या है और इसका मतलब क्या है। एनीवन कैन टेल मी, शाबाश, व्हाट इज टिपिकल रिब्स एंड व्हाट इज एटिपिकल रिब्स? एनीवन? बुक को ना देखे बगैर वो बुक बंद करे भी, शाबाश। हाँ नहीं, फर्स्ट टू 7 इज ऑलवेज ट्रू रिब्स, वो टिपिकल नहीं हो सकते। ये अलग क्लासिफिकेशन है, ये तो अटैचमेंट की बेस पे है, वो फीचर की बेस पे है। तो टिपिकल और एटिपिकल रिब में क्या फर्क है, शाबाश। इधर देखे, हाँ ये कंसेप्ट समझ लिया, बुक में इस तरह नहीं लिखा है। ये अगर सेकंड रिब है ना, सेकंड फॉर एग्जांपल ये अगर 4th रिब है, कौन सा रिब है, 4th, और ये कौन सा है, 6, ये कौन सा है, 7। अगर मैं इस तीनों को फॉर एग्जांपल नाम दे दूं कि भाई ये टिपिकल रिब्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि यार 3, 4, 5 या 4, 5, 6 ये रिब्स क्या है, ये टिपिकल है। जो रिब्स टिपिकल के जिम्मे में आएगी ना उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ सेम होंगे। अगर उस रिब का बॉडी होगी तो उस दूसरे का भी बॉडी है, अगर उस रिब का हेड है तो दूसरे का भी क्या होगा, हेड होगा। इसका मतलब यह है इफ रिब्स शेयर देयर फीचर विद ईच अदर सिमिलर दोज रिब्स विल बी कंसिडर्ड एज अ टिपिकल रिब्स। लेकिन अगर मैं एक रिब को उठाऊं एनाटॉमी सेक्शन में और उस रिब का एक पार्ट कनकेव है और उसके हिसाब से दूसरी रिब की वो पार्ट कन्वेक्स है तो फिर वो एक दूसरे के फीचर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, तो हम कहेंगे दे आर कंसिडर्ड एज एटिपिकल। दोज रिब्स which share the same general characteristic feature they are called typical rib and those ribs which have different feature they are called atypical rib। पहला कंसेप्ट ये है। अब बुक आप लोग उठाओगे, बुक में नहीं है, बुक में बस लेके टिपिकल एटिपिकल और नीचे लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि टिपिकल एटिपिकल है क्या चीज। टिपिकली इसको ये नाम इसलिए दिया है कि अगर एक मार्कर है, रिब है, और ये दूसरे के साथ टिपिकली बिल्कुल एक जैसा सेम फीचर रखता है वो टिपिकल रिब में आ जाएंगे। और वो रिब जो एक दूसरे से फीचर में क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या होंगे, एटिपिकल। तो डेफिनेशन पहले लिखे कि व्हाट इज टिपिकल एंड व्हाट इज एटिपिकल। द ग्रुप ऑफ रिब्स शेयरिंग द सेम जनरल फीचर्स दे आर कॉल्ड टिपिकल रिब्स। क्लियर है? और इसमें आप लोगों ने लिखना है कि द ग्रुप ऑफ रिब्स हैविंग सिमिलर और डिफरेंट जनरल फीचर, ये कौन से रिब्स होंगे, शाबाश, दे आर एटिपिकल रिब्स। ठीक है, तो टिपिकल और एटिपिकल रिब आप लोगों को एक्सप्लेन करने की न जरूरत है, न बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन है और न पार्ट 1 में आता है। ये सीपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कर होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 12 रिब्स में कौन से टिपिकल है और कौन से एटिपिकल है। तो इधर देखें, हाँ ये कौन सी रिब है, ये वाली, ये 3rd है क्योंकि ये फर्स्ट है ना, ये क्या है, सेकंड, ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9। याद रखे 3 से लेके 9th रिब तक जितने भी है दे ऑल हैव द सेम फीचर्स, सो दे आर कंसिडर्ड टिपिकल रिब्स। यहाँ पे लेके एग्जांपल में टिपिकल रिब को एग्जांपल में लेके
थर्ड टू व्हाट नाइन्थ रिब। अब इधर देखे ना, थर्ड रिब वाज ट्रू रिब और नॉट थर्ड, इधर देखे ना, थर्ड रिब वाज अ ट्रू रिब, नाइन्थ रिब वाज false, third is true, ninth is false, but both are typical। अटैचमेंट दोनों की डिफरेंट है स्टर्नम के साथ, एक डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच है, दूसरा सेवंथ की कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, लेकिन दोनों की फीचर क्या है, एक जैसे है, तो दोनों क्या है, शाबाश, टिपिकल है। फीचर का मतलब यह होता है कि देखे, एक और पॉइंट याद रखें, अगर इस कार्टिलेज को मैं हटाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो रिब का ये वाला सरफेस मुझे आएगा नजर के नहीं, एक पार्ट रिब का ये है और एक वो पार्ट है जो जाकर पीछे कहाँ के साथ अटैच है, वर्टेब्रास के साथ। अगर इस डमी को हम थोड़ा सा आप लोगों को और भी दिखाए ना, इधर देखें, इस रिब की बैक साइड पे आप लोगों को नजर आ रही है कि यहाँ पे, एक मिनट कवर यहाँ, इधर देखें, इस रिब की बैक साइड, अब इसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है, सही है ना। इधर देखें, इस रिब की बैक साइड पे आप लोगों को नजर आती है कि यहाँ पे इस तरह एलिवेटेड पॉइंट है, थोड़ा सा नजदीक आ जाए, कोई आ जाए, ये देखें, हर एक रिब की यहाँ पे इस तरह पॉइंटेड पार्ट है कि नहीं। वो रिब जिसकी पॉइंटेड पार्ट हो जिस एंड पे, वो उस रिब की हेड होती है, वो क्या होती है, हेड। तो हेड ऑफ द रिब इज ऑलवेज लाइज ऑन द बैक साइड, ये एमसीक्यूज भी याद रखें। हेड जो है ना वो फ्रंट पे नहीं होता, रिब की हेड हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, बैक साइड से। ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, एक पॉइंट याद रखें। हाँ जी, ओरिजिन जो रिब है ना वो उसकी बैक साइड से होती है और दे कैन कर्व बैक एंड कम टुवर्ड द फ्रंट, फ्रंट की तरफ आती है, ठीक है। अब इधर देखें, इस रिब का क्या है, हेड है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग देखें तो 3 से ले, ये एक ट्यूबरकल नजर आता है कि नहीं, ये नजर आती है कि नहीं, 3 से लेके 9 तक जितने भी रिब है इन सब पे ट्यूबरकल होता है। सब की जो ये जो है ना ये कन्वेक्स पार्ट होता है, ये क्या है, कन्वेक्स। और जो रिब की अंदर वाली पार्ट है ये फिर क्या है, कनकेव पार्ट है। तो इनर साइड इज कनकेव, आउटर साइड इज कन्वेक्स। इसको शेफ्ट ऑफ द रिब कहते हैं, बॉडी ऑफ द रिब, शाफ्ट। इसका मतलब यह है कि 3 से लेके 9th रिब तक जितने भी है दे शेयर द सेम फीचर विद ईच अदर। वो अलग बात है कि अटैचमेंट टू द स्टर्नम सबकी डिफरेंट है, लेकिन फीचर सारे रिब एक जैसे रखते हैं। तो 3 से लेके 9th रिब तक आर कंसिडर्ड एज अ टिपिकल रिब्स, ये पॉइंट याद रखें। तो किसी भी टिपिकल रिब की लिखे पार्ट्स, अगर हम एक रिब की पार्ट्स बताएंगे तो वो सब की होंगे, क्योंकि सारे के सारे फीचर डिफरेंट रखेंगे कि सेम। तो यहाँ पहले के पार्ट्स के पार्ट्स इसके क्या क्या है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ से आप लोग मेरे से लिख लेके एक एमसीक्यूज आएगा, बहुत आसान आएगा, ठीक है। सूर्या नजर आ रही है आपको, इधर देखे शाबाश, कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द रिब। जो टिपिकल रिब है उसका होता है हेड। पहले तो रिब का क्या होता है, हेड। हेड विल लाइज बैक ऑन फ्रंट, बैक साइड, ये पॉइंट याद रखे। तो यहाँ पे आप लोग लेके हेड, अब ये पॉइंट आप लोग क्लास से सीख सकते हैं लेकिन बुक में नहीं है, ठीक है। बुक में सिर्फ हेड है लेकिन ये नहीं बताया कि रिब की हेड कहाँ पे है। रिब की हेड हमेशा बैक साइड पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिब का जनाब हेड होने के साथ साथ जो दूसरा पार्ट है हेड के साथ, उसको नेक कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड नेक, दैट इज कॉल्ड नेक पार्ट ऑफ द रिब, नेक होता है। थर्ड पार्ट जो रिब का है उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल, मतलब एक पॉइंटेड पार्ट होता है रिब के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं। फोर्थ नंबर, ये पार्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं बहुत कॉमनली। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेड ऑफ द रिब, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नेक ऑफ द रिब, ट्यूबरकल, फिर लिखे शेफ, शेफ आ रहा क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पहले लिख ले शेफ और आखिर में लेके एंगल। रिब का क्या होता है, एंगल होता है। हाँ अब बताए शाबाश, ओके एक्सीलेंट। हेड वो पार्ट है जो वर्टेब्रास के साथ फिक्सली फिट है, और हेड के सामने जो अभी मैंने आप लोगों को बताया पॉइंटेड पार्ट, उसको ट्यूबरकल कहते हैं। ट्यूबरकल इज द एलिवेशन ऑफ रिब, लेकिन हेड वो पार्ट है जो वर्टेब्रा के साथ फिक्स हुआ है, ठीक है ना। अब इधर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें, ये कितने पार्ट्स मैंने बताए हैं, 5। किसी भी रिब के अगर आप लोगों से कोई पार्ट्स पूछे ना, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, ये 5 बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन कौन सी,
हेड, नेक, ट्यूबरकल, शाफ्ट एंड एंगल। अब इधर देखिए, कहते हैं कि जो रिब है ना, रिब, इधर देखिए, अब ये जनाब अगर रिब है, इसका हेड होता है अंदर जो इस वर्टेब्रास के साथ टच है, फिर इसके बाद नेक होता है, नेक के बाद क्या है, ट्यूबरकल है, ये पूरा इसका क्या है, शाफ्ट है। लेकिन इस नेक और शाफ्ट, ये शाफ्ट कर्व है कि फ्लैट है? अगर ये कर्व बनेगी ना तो उस कर्व के साथ ये एक एंगल बनेगी कि नहीं? एंगल हमेशा तब बनती है जब एक चीज क्या होती है, कर्व होती है। तो रिब का अपना क्या होता है, एंगल भी होता है। लेकिन एमसीक्यूज अगर आ जाए, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रिब वेयर फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली सीन इज एंगल ऑफ द रिब। ये एमसीक्यूज है। अगर आप लोगों को एग्जाम में ये सब नहीं पता, नो प्रॉब्लम, ये पता होना चाहिए कि किसी भी रिब की जो वीकेस्ट पॉइंट होती है वो क्या होती है, एंगल होती है। तो ये एमसीक्यूज लिख ले, शाबाश। एमसीक्यूज अपने पास नोट करें और कॉमन एमसीक्यूज है इसके नीचे लेके, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ रिब, the weakest point of what, rib is what, angle। किसी भी एग्जाम में जाकर इंशाल्लाह बैठ है, दिस विल बी द एमसीक्यूज। ये किसी भी रिब का क्या होता है, वीकेस्ट पॉइंट होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखा। अब देखे 3 से लेके 9th रिब तक, हाँ जी, वी कांट से इन दिस डेमो जब तक हमारे पास रियल बोन ना हो, ठीक है ना। उसमें एनाटॉमिकल लैंडमार्क में अगर आप लोग YouTube पे सिर्फ जाकर एनिमेशन देख 1 मिनट का होता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ टिपिकल रिब, वो बताते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो सही बोन्स होते हैं एनाटॉमी वाले, वो बताते ये। लेकिन इस डेमी में ये फिक्स है तो इसमें हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, टवर्स, एंगल होता है। ये पता चल जाता है आप लोग को आज तक कि भाई हेड पार्ट रिब का कहाँ पे होता है, बैक साइड बाय पे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये रिब है, ये भी रिब है, ये भी रिब है, ये भी रिब। दीज आर कॉल्ड इंटरकास्टल स्पेसेस, इन बिटवीन द टू रिब इज कॉल्ड ऑफ इंटरकास्टल स्पेस। ये कौन सा स्पेस है, इंटरकास्टल स्पेस, इंटरवर्टेब्रल नहीं है, वर्टेब्रस तो ये है, ये भी कौन सा स्पेस है, लेकिन ये पोस्टीरियर इंटरकास्टल है, ये क्या है, इंटीरियर इंटरकास्टल है। इसकी पहचान क्या है, पहचान तो एक ये है, जिस इंटरकास्टल स्पेस के साथ स्टर्नम नजदीक हो वो क्या होगा, इंटीरियर होगा। अगर एक एक्सीडेंट स्टूडेंट बताए ना कि सर देयर इज अ डिफरेंस, इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस आर मोर वाइडर एज कंपेयर टू इंटरकास्टल स्पेस ऑन दी बैक साइड, ये भी एक पॉइंट है। जो इंटरकास्टल स्पेस फ्रंट पे होते हैं उसके दरमियान स्पेस एज कंपेयर टू इंटरकास्टल स्पेस ऑन द बैक साइड क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी एक क्लिनिकल पॉइंट है, ठीक है। इसका रीजन ये है, जब हम इस इंटरकास्टल स्पेस के दरमियान मसल्स होते हैं व्हिच आर कॉल्ड इंटरकास्टल मसल्स, जब हम सांस लेते हैं, टेकिंग ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन करते हैं तो रिब मूवमेंट होती है कि नहीं, और इंटरकास्टल स्पेस के अंदर जो मसल है, इंटरकास्टल मसल, वो रिब को बाहर की तरफ ले जाते हैं, इसलिए ताकि लंग्स के अंदर स्पेस को क्या कर सके, ज्यादा कर सके और हम मैक्सिमम एयर को अंदर कर सके। और अगर ये रिब मूवमेंट ना होती तो हम मैक्सिमम एयर पर इनफ नहीं कर सकते थे, और अगर मैक्सिमम एयर ना आए तो फिर वो एयर ऑक्सीजन ना होने की वजह से हाइपोक्सिया के शिकार हो जाते हैं लोग। तो इस पे हम बात करेंगे, उसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कि हाउ वी कैन टेक ऑक्सीजन इन एंड हाउ वी कैन एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड आउट, इसको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। वो बाद में बात है, लेकिन 3 से लेके 9वें रब तक सबके ये एक फीचर होंगे, ठीक है। और इन सब में से वीकेस्ट पॉइंट कौन सी होगी, एंगल ऑफ द रिब होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स लेके एटिपिकल रिब्स की, कि भाई एटिपिकल रिब्स की जनाब वो हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स है और इसमें हमारे पास कौन कौन सी रिब्स आती है। नंबर 1 इज फर्स्ट, जो रहते हैं इसके अलावा, तो इसमें फर्स्ट है, तो फर्स्ट, सेकंड है, इसमें सेकंड है, इसमें नहीं है, तो सेकंड किस में आएगा, एटिपिकल में आएगा। फिर थर्ड नहीं आएगा ना, थर्ड से लेके कितने तक, 9 तक, तो इसमें क्या आएगा, 10, 11 एंड 12, दीज आर कॉल्ड एटिपिकल रिब्स। जब फिर कोई बंदा एनाटॉमी में स्पेशलाइजेशन करता है ना सीपीएस में, तो फिर एक एक रिब को पढ़ना होता है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
मतलब कि दे आर एटिपिकल रिब, ये क्यों है? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जो फर्स्ट रिब है ना, फर्स्ट रिब, इसकी जो बैक साइड अटैचमेंट है ना फर्स्ट रिब की, वो T1 के साथ है। किसके साथ है? T1, thoracic vertebra 1 के साथ है। और आप लोग याद रखें ना, ब्रेकियल प्लेक्सस याद है, C5 से लेके कहाँ तक है? T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो फर्स्ट रिब जो है, फर्स्ट रिब, अब याद है कि ये T1 के साथ है ना। अब क्वेश्चन ये है, इन रिब्स की शाफ्ट होती है, लेकिन फर्स्ट रिब की वर्टेब्रल बॉडी मेन जो शाफ्ट है ना, वो बहुत ब्रॉड होती है, और रिब की जो बॉडी है वो क्या होती है? शाबाश, नैरो होती है, और इसकी बॉडी ब्रॉड है। इसकी स्पेशलिटी है कि नहीं? ये सबसे शॉर्टेस्ट रिब है। ये क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट है एंड मोर ब्रॉडेस्ट है। ब्रॉडर भी ज्यादा है और सबसे क्या है? छोटी भी है। तो ये इसकी पिक्यूलियर बिहेवियर है जो दूसरों रिब में नहीं पाई जाती। तो ये टिपिकल है कि एटिपिकल? ये एटिपिकल है। ये एक एक छोटी छोटी पॉइंट एफसीपीएस में मैटर करता है, लेकिन वो हमारा लेवल अब नहीं है, ठीक है ना। अगर वो पढ़ाऊँ तो फिर इस पर घंटा लगेगा, लेकिन 3 से लेके 9 रिब में अगर आप लोग एक भी याद रखें तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक वही होगी। लेकिन इन रिब की कैरेक्टरिस्टिक सब एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो इन रिब को एक पढ़ना होगा या सारों को पढ़ना होगा? सारों को पढ़ना होगा, एंड दैट विल बी डिस्कस मोर इन स्पेशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन याद रखें, मैं सिर्फ 2 पॉइंट बता रहा हूँ फर्स्ट रिब की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द शॉर्टेस्ट इन ऑल रिब, नंबर 1। फर्स्ट रिब के 2-3 पॉइंट सिर्फ लेके इंपॉर्टेंट। और अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, आउट ऑफ एटिपिकल रिब द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रिब ऑलवेज इज फर्स्ट रिब। वो कौन सी रिब है? फर्स्ट रिब है। तो फर्स्ट रिब पे 2-3 पॉइंट सिर्फ लेके, फर्स्ट रिब आप लोग लिखते जाए, शाबाश, मैं बताता हूँ। दिस इज द शॉर्टेस्ट रिब। सबसे पहली बात तो यह है कि ये सब में से क्या है? शॉर्टेस्ट रिब है। सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट है। इधर देखे, अगर ये हाथ है, इसकी ये क्या है? वेट है, वेट। अगर एक रिब ये है और एक रिब ये है, तो किसकी वेट ज्यादा? इसकी ज्यादा है ना। तो दैट इज कॉल्ड मोर ब्रॉडर। इसकी बॉडी क्या है? ब्रॉड है। तो लेके मोर ब्रॉडेस्ट या मोर ब्रॉडर रिब, इसकी वेट जो है ना वो और रिब से ज्यादा क्या है? ब्रॉडर है, ब्रॉडर है, शाबाश। दैट इज कॉल्ड मोर ब्रॉडर। ये मोर ब्रॉडर है, एंड दिस इज मोर कर्व। सब में से ज्यादा क्या है? कर्व है, कर्व बोन है, कर्व रिब। ये 3 पॉइंट है, शॉर्टेस्ट इन ऑल रिब, मोर ब्रॉडेस्ट इन ऑल रिब, एंड मोर कर्व। ये मोर कर्व है। और नीचे लेके लाइज बिलो नेक्स्ट बोन। ये खुद भी बोन है, रिब इज अ बोन, बट दिस इज अ सिंगल रिब व्हिच लाइज इटसेल्फ अंडर द नेक्स्ट बोन, दैट इज क्लेविकल। ये किस बोन से नीचे होके पास होती है? इधर देखिए, इन रिब्स के साथ कोई और बोन्स का रिलेशन नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट रिब के ऊपर क्या है? क्लेविकल की स्पेशलिटी है। तो क्लेविकल फ्रैक्चर के साथ किस रिब के डैमेज होने के चांसेस होंगे? फर्स्ट रिब के। एक और पॉइंट, ये क्लेविकल है, क्लेविकल इज अटैच, ये जो है ना, ये दिस इज स्कैपुला। ये क्या है? स्कैपुला। दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। दिस इज कॉल्ड स्टर्नम मेनोब्रियम या स्टर्नम है, और ये क्लेविकल है। क्लेविकल अटैचेस टू द मेनोब्रियम sternum point and it is attached to the acromion process of clavicle। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्रोमियन। तो इस जॉइंट को कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। क्या कहते हैं? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसको कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेविकुलर, या इसको मेनोब्रियोक्लेविकुलर जॉइंट भी कहते हैं। मेनोब्रियम इज अ पार्ट ऑफ स्टर्नम, तो स्टर्नोक्लेविकुलर है। तो क्लेविकल यहाँ पे किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ, स्टर्नोक्लेविकुलर है। बैक साइड पे किसके साथ अटैच है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। अब इधर देखिए, ये वाला क्लेविकल है, दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टल। ये कैसा पड़ा है? हॉरिजॉन्टल पड़ा है। देखिए, ह्यूमरस किस तरह पड़ा है? वर्टिकल। रेडियस अल्ना वर्टिकल, फीमर टीबिया फिबुला वर्टिकल, चेस्ट बोन वर्टिकल, लेकिन दिस क्लेविकल इज हॉरिजॉन्टल। ये बात समझ आ रही है क्या? नहीं, इट इज अ लॉन्ग बोन बट इट इज लाइज हॉरिजॉन्टली। अब इधर देखें, ये कौन सा बोन है? शायद क्लेविकल। और इसके पीछे से ये कौन, नीचे से कौन जा रहे हैं? फर्स्ट वर्टेब्रा। इस फर्स्ट वर्टेब्रा और इस फर्स्ट रिब, इस फर्स्ट रिब और इस क्लेविकल के दरमियान ये एक स्पेस है कि नहीं? ये दिस स्पेस इज कॉल्ड थोरेसिक आउटलेट। इसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक आउटलेट। और ये भी एमसीक्यूज है,
व्हाट इज thoracic आउटलेट, लिखना नहीं है, मैं लिखवाता हूँ. इट इज द स्पेस बिटवीन क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज lot of different and important anatomical structure is passes from this area up to the upper limb. यहाँ से बहुत से स्ट्रक्चर किसकी तरफ आते हैं? अपर लिम्ब. यहाँ से तीन चीजें आती है, नर्व्स आती है, आर्टरीज आती है, वेन्स आती है. द नर्व्स इन अ ग्रुप विच कम फ्रॉम thoracic outlet toward upper limb is brachial plexus. तो नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस आती है. The main artery which is present in this thoracic outlet is subclavian artery. कौन सी आर्टरी? subclavian artery. और जो वेन है वो subclavian वेन है. कभी कभार क्लेविकल और इस वर्टेब्रा के दरमियान, फर्स्ट रिब के दरमियान क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है. So there will be compression to the structure. क्या हो जाती है? compression to the structure. This syndrome is called TOS. TOS, thoracic outlet syndrome. इसको क्या कहते हैं? thoracic outlet syndrome. लेकिन thoracic outlet syndrome का पता तब होगा when you people know what is thoracic outlet. It is the space between clavicle and the first rib. तो ऐसा रिब बताए जिसके ऊपर भी अपना एक बोन पड़ा है, and that is first rib. और उस रिब और क्लेविकल के दरमियान जो स्पेस क्रिएट हुआ है, उस स्पेस का नाम क्या है? thoracic outlet है. क्लियर है? ये अभी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि इसका मतलब क्या है. ओके, एक और पॉइंट याद रखें, जो फर्स्ट रिब है, इसका जो इंटीरियर साइड है, इट इज मोर ब्रॉडर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर थिकर. पोस्टीरियर इज लेस ब्रॉडर, लेस स्ट्रॉन्गर एंड थिनर. इसकी जो बैक साइड है ना, बैक साइड वो थिन है, लेकिन इसका जो फ्रंट साइड है वो क्या है? वो थिक है. इस वर्टेब्रा की ये भी खासियत है. तो द फर्स्ट वर्टेब्रा और फर्स्ट वर्टेब्रा लेक वर्टेब्रल बॉडी, ये लिखिए नोट. दिस वर्टेब्रा लेक स्पाइनस प्रोसेस लेके. स्पाइनस प्रोसेस इज अ ट्यूबरकल, मतलब ट्यूबरकल होता है जो और रिब पे होता है, लेकिन इसमें नहीं. तो एमसीक्यूज वन लाइन आता है. विच रिब हैज नो स्पाइनस प्रोसेस? आंसर इज फर्स्ट रिब. तो लेके फर्स्ट रिब हैज नो स्पाइनस प्रोसेस, बस सिर्फ ये लेके स्पाइनस प्रोसेस. ओके, कोस्टल कार्टिलेज के बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ. कोस्टल कार्टिलेज क्या है? इट इज अ कार्टिलेज विच प्रोवाइड कनेक्शन टू द रिब विद sternum. That is called coastal cartilage. ये 7 रिब को डायरेक्टली कनेक्शन प्रोवाइड करती है. 8, 9, 10 को 7 कोस्टल कार्टिलेज के जरिए कनेक्शन प्रोवाइड करती है. अब आप लोग हेडिंग दे दे, व्हाट इज thoracic outlet. रिब की 10 ये दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट है तो ये लॉन्गेस्ट है. ठीक है, इसमें ट्यूबरकल नहीं होता, इसमें होता है. मतलब यह कि हर एक अपनी अपनी फीचर है, लेकिन सारे एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, इसलिए तो एटिपिकल है. अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1 यू पीपल शुड नो द नेम्स ऑफ द रिब, कि कौन से टिपिकल है, कौन से एटिपिकल है. और ये पॉइंट आएगा एमसीक्यूज में कि व्हाट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रिब. आंसर इज एंगल. यहाँ पे रिब फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं. रिब का नॉर्मल फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है बस. प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल विसरल ऑर्गन, लंग्स एंड हार्ट. नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड शेप, मेंटेनेंस ऑफ द शेप टू thoracic कैविटी. ये किसकी वजह से है? रिब की वजह से है. और गुड. नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ रिब which can allow the maximum air to come in and maximum carbon dioxide to come out. So it regulates the breathing process. ये किस में काम करती है? ब्रीदिंग प्रोसेस में काम करती है. तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, और ये ब्रीदिंग प्रोसेस को रेगुलेट करती है. ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? रिब्स के हैं. एमसीक्यूज क्या आएगा? नंबर 1, ट्रू रिब्स कहाँ से कहाँ तक है, ये इंपॉर्टेंट है पारमीद एमसीक्यूज. और वीकेस्ट पॉइंट जो है ना वो रिब का कौन सा है? वो एंगल है. इस पूरे क्लास से ये 2 एमसीक्यूज हैं. ठीक है, अब लेके thoracic outlet. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ thoracic outlet? पहले thoracic outlet लिखे. इट इज द स्पेस बिटवीन, वेरी गुड, इट इज द स्पेस बिटवीन क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब, दैट इज कॉल्ड thoracic outlet.
लेके डेफिनेशन, द स्पेस बिटवीन clavicle and first rib that is known as thoracic outlet. यहाँ से लेके स्ट्रक्चर passing through thoracic outlet. तो देखिए यहाँ से नर्स पास होती है, नर्स बंडल, और यहाँ से ब्लड वेसल्स पास होती हैं. दीज आर द मेन कंटेंट्स या स्ट्रक्चर विच इज पास फ्रॉम थोरेसिक आउटलेट. तो नर्व बंडल में आप लोगों ने क्या नाम लिखना है? ब्रेकियल प्लेक्सिस. व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस? द ग्रुप ऑफ नर्व विच इनरवेट द मसल्स ऑफ अपर लिम्ब. ठीक है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस. ब्लड वेसल्स में क्या है? शाबाश, उसमें आर्टरी और वेन. द आर्टरी इज सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, और वेन में क्या होगा? सबक्लेवियन वेन. ये दोनों याद रख लेने हैं. पहले तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि थोरेसिक आउटलेट है क्या चीज, और थोरेसिक आउटलेट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है. ठीक है, लिखे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. इसको हम क्या कहते हैं? TOS मीन टास्क. थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. व्हाट इज द डेफिनेशन? कंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन थोरेसिक आउटलेट इज कॉल्ड, मतलब इस स्पेस के अंदर इनमें से किसी भी चीज को कंप्रेशन मिलना, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. सो कंप्रेशन of this structure within thoracic outlet. और भाई आप लोगों को पता चल गया है ना कि थोरेसिक आउटलेट के अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन. ठीक है, काज लेके, काजेस रादर देन काज, रिस्क फैक्टर लेके कि किन चीज़ों की वजह से थोरेसिक आउटलेट के अंदर चीज़ें कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नंबर फर्स्ट इज ट्रोमा. मतलब ये कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, ट्रोमा की वजह से हो सकती है कि नहीं? तो आप लोग सबसे पहले रिस्क फैक्टर लेके ट्रोमा. नेक्स्ट, बार बार अगर आप अपने हाथ को बार बार इस तरह यूज करते जाए तो इस स्पेस के दरमियान कंप्रेशन के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा. रिपीटेटिव एक्सरसाइज ऑफ द आर्म, repetitive movement of arm. Congenital malformation. What is congenital? Anything which is by birth. मतलब बाई बर्थ कुछ बच्चों में फर्स्ट स्टेप सही बनती नहीं है, या फर्स्ट स्टेप क्लेविकल के दरमियान नॉर्मली कंजेनिटली स्पेस क्या होता है? कम होता है. उन कंडीशन में भी उन बच्चों के अंदर इन स्ट्रक्चर की कंप्रेशन चांसेस क्या होती है? ज़्यादा होती है. नेक्स्ट जनाब, आखिर में बता सकते हैं कोई? आखिर में लास्ट, कभी कभार न ट्रोमा होता है न भाई बच्चे में कोई इशू होता है, फिर भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में लोग आते हैं. एनीथिंग या ट्यूमर इन दैट एरिया. अगर कोई कैंसर हो, मास हो, ट्यूमर इतना मास हो, तो वो नियर बाई स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा कि नहीं? तो लेके ट्यूमर, लोकल ट्यूमर, ट्यूमर मीन कैंसर, मास. तो ट्यूमर मीन कैंसर एंड इट इज अ मास. मास मीन इस तरह एक बाल टाइप अगर हो तो वो भी जनाब नियर बाई स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है? कंप्रेस कर सकता है. यहाँ पे लेके यूजुअल ऑनसेट एज के थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ये ज़्यादातर हम किन लोगों में सस्पेक्ट करते हैं? याद रखें 20 से लेके 50 साल के दरमियान, मतलब 20 साल से लेके 50 साल के दरमियान जो मिडिल एज के लोग होते हैं उसमें इस सिंड्रोम के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा. सो 20 to 50 ईयर्स. और ब्रैकेट में सिर्फ आप लोग लेके मेल्स आर मोर प्रोन एज कंपेयर टू फीमेल, मतलब मेल के अंदर ज़्यादा होता है. वाई?
बिकॉज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या जिम्नास्टिक एक्सरसाइज ये सारे कौन करते हैं? ज़्यादा मेल करते हैं ना। इसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि उसमें इसके ट्रोमा चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। तो 20 से लेके 50 ईयर के दरमियान इसकी जनाब चांसेस ज़्यादा होती है। मेल लोगों में ज़्यादा होता है चांस एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, ये इसकी यूजुअल ऑनसेट एज है। इसके फिर आप लोगों को बताता चलो, बुक में तो सिर्फ 2, आप लोग बुक उठाकर देखेंगे ना, सिर्फ 3 लाइन है कि बस कंप्रेशन टू दीज स्कर्ट खत्म। उन लोगों ने बुक में जनाब सिर्फ एक जगह पे, आपके पास बुक है ना, उधर देखे ना, उसमें सिर्फ उन लोगों ने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को साइड पे एक हेडिंग में लिखा है। ठीक है ना, है मतलब उधर आप उसको पढ़ लेंगे ना, क्या लिखा है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस, मतलब ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से स्टार्ट? C5 से लेकर T1 तक। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन, सबक्लेवियन वेन क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर विद इन थोरेसिक स्पेस। हाँ, कहते हैं कि ये तीनों चीजें अपर लिम्ब की तरफ आती है और एक दूसरे के साथ क्लोजली है और कभी कभार कंप्रेस हो जाती है, और ऊपर लेकर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। बस ये खत्म किया है। इट इज नॉट लाइक दिस। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन आता है जरूर, और आप लोगों को पूरा नोट्स आना चाहिए कि थोरेसिक आउटलेट क्या है और उसकी सिंड्रोम क्या है। ठीक है, लेके टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये अभी इस साल प्लेब में भी आया था ये टाइप्स के बारे में। ठीक है ना, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इसको हम डिवाइड करते हैं मेजर 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 2। नंबर 1 इसका न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। TOS का मतलब क्या है? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। और एक को हम कहते हैं वस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। व्हाट इज न्यूरोजेनिक? अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर मेन चीज कंप्रेस हो जाए और वो नर्व हो, ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो उसको कौन सी वैरायटी कहेंगे? न्यूरोजेनिक। सो मेन कंप्रेशन हियर द brachial plexus is mainly compressed। याद रखें, ठीक है। यहाँ पे जो मेन कंप्रेशन होती है वो किसकी होती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस की। लेके जनाब क्लिनिकल फीचर्स, C/F का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल फीचर। कि पेशेंट कैसे आएगा, आप लोगों के ख्याल में कैसे आएगा? व्हाट द पेशेंट विल प्रेजेंट इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द नर्व। तो पेशेंट को सबसे पहले तो पेन होगी, लेकिन पेन, पेशेंट प्रेजेंट विद पेन, मतलब उसको पेन होगा क्योंकि नर्व कंप्रेस हो चुकी है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा? पेन। नेक्स्ट, नमनेस हो सकती है कि नहीं? नम्बनेस, पेशेंट को इस तरह टिंगलिंग, जिस तरह के कोई चीज इसके हाथ पे जा रही, नमनेस एंड टिंगलिंग। ये नमनेस किस चीज की निशानी है? नर्व कंप्रेशन की। और इसके साथ साथ वीकनेस हो सकती है अपर लिम्ब में कि नहीं? अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेस हो जाए तो ऑल द नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, ये सारी की सारी कंप्रेस हो जाएंगी कि नहीं? तो वहां से पूरे मसल जो सप्लाई करेंगे अपर लिम्ब में, उसमें वीकनेस आएगी कि नहीं? तो ये याद रखें 2 चीजें, पेन विद नमनेस आर कम वीकनेस इन द अपर लिम्ब, द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वर्टेब्रल लेवल, थिंक अबाउट विच टास्क? न्यूरोजेनिक। ठीक है। वस्कुलर टास्क का क्या मतलब है? अगर कंप्रेशन किसको हो जाए? ब्लड वेसल्स को। लेकिन यहाँ पे 2 और टाइप है, क्योंकि वेसल भी कितनी टाइप से है यहाँ पे? शाबाश, कोई बता सकता है? एक आर्टरी है और एक और। तो अगर आर्टरी स्पेसिफिकली कंप्रेस हो उसको आर्टीरियल टास्क कहते हैं। वस्कुलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक को क्या कहेंगे? आर्टीरियल टास्क, और एक को क्या कहेंगे? वीनस टास्क। वीनस टास्क, देखिए इस तरह इसको एक प्रॉपर शेप दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीनस टास्क एंड आर्टीरियल टास्क। तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, और ये तो आप लोगों को पता है, हेयर मेन कंप्रेशन विल बी सबक्लेवियन आर्टरी, हेयर मेन कंप्रेशन विल बी सबक्लेवियन वेन। तो आर्टरी ब्लड लेके जाती है ना टुवर्ड द एरिया, इसमें तो भी पेन तो जरूर होगी, पेन, लेकिन ब्लड इस्कीमिया होगा, आगे जाना कम हो जाएगा। तो उस एरिया में ब्लड ना होने की वजह से दैट एरिया इज कोल्ड। कोल्डनेस इंपॉर्टेंट है, कोल्ड, वो एरिया क्या होगा? कोल्ड होगा।
और ब्लड ना होने की वजह से रेड होगा कि पेल? पेल। जिस तरह एनीमिया का पेशेंट क्या होता है? पेल होता है। याद रखें, ऐसा थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जिसमें पेन फॉलोड बाय कोल्डनेस एंड पेलनेस, थिंक अबाउट विच थिंग इज कंप्रेस? सबक्लेवियन आर्टरी। ये आर्टरी की निशानी है। पेलनेस, ये जो है ना, ये नमनेस और वीकनेस, ये नर्व की निशानी है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये कोल्डनेस और पेल, ये आर्टरी की निशानी है। ये आप लोग क्लू दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कौन सा वेन ज्यादा होगा मसला? इसकी क्लिनिकल फीचर, तो वेन तो ब्लड लेके जाता है कि लेके आता है? लेके आता है। तो वो वेन से ब्लड वापस नहीं आएगा, तो पूरा ब्लड इधर रह जाएगा ना, स्वेलिंग। इसमें क्या होगी? ब्लड रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग होगी। और पूरे लिम्ब को जब हम देखते हैं ना, इसमें डीऑक्सी ब्लड होगी क्या? ऑक्सी, डीऑक्सी। ये वेन का काम है ब्लूइश डिस्कलरेशन, साइनोसिस जिसको कहते हैं। मतलब डीऑक्सी ब्लड रिटेन होने की वजह से वो एरिया हमें क्या दिख जाएगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये इस साल जनाब प्लेब जैसे क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है। डायलेशन ऑफ वेसल वेरिस इस बेस नहीं होती ना, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इशू नहीं है। ये तो ग्रेविटी की वजह से अगर लोअर लिम्ब में ब्लड पुल हो जाए और उससे ये ब्लड इस तरह वेवी टाइप बन जाए, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर टर्क्यूस वेन, उसको वेरिकोस कहते हैं। ये वेन एक ही होती है और ये बड़ी वेन है, फिर इसकी कई ब्रांचेस है। तो उसकी जो फर्दर जो डायलेटेशन है उसकी ब्रांचेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एक वेन तक बात रहती नहीं है। ये अपनी ब्रांचेस पे जो है ना अपनी बोझ डालता है, तो फिर वेन में प्रोमिनेंट डायलेशन हमें नहीं मिलती, लेकिन उस वेन से हमें क्या मिलती है? स्वेलिंग। ऐसा टास्क थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जिसमें पेशेंट को नमनेस और वीकनेस का इशू हो, उसमें क्या कंप्रेस होंगे? ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, न्यूरोजेनिक टास्क होगा। ऐसा थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जिसमें अपर लिम्ब में कोल्डनेस एंड स्कीमेटिक चेंजेस विद पेलनेस आ जाए, ये आर्टीरियल टास्क है। और अगर स्वेलिंग के साथ ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाए तो वीनस टास्क है। क्लियर है? नीचे लेके एमसीक्यूज। द मोस्ट कॉमन टास्क आउट ऑफ दीज इज न्यूरोजेनिक टास्क। ये एमसीक्यूज है। फिर अब कि अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन 90% कंप्रेशन ज्यादा किसको होती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस को। तो मोस्ट कॉमन टास्क कौन सा हो गया? न्यूरोजेनिक। नीचे लेके एमसीक्यूज, ये आप लोगों को पेपर में आना चाहिए कि द मोस्ट कॉमन type of thoracic outlet syndrome is न्यूरोजेनिक टास्क। क्लियर है जी? ये पॉइंट याद रख लेने हैं। ये न्यूरोजेनिक टास्क होता है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ओके जी, इसके लिए के जनाब वैसे है ट्रीटमेंट देखें। ट्रीटमेंट तो क्लिनिकल है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट वी हैव टू स्टेबलाइज द पेशेंट। और हर एक टास्क के अंदर अगर आप लोग देखें पेन जरूर होता है, तो पहले लेके एनाल्जेसिक्स। सबसे पहले हम क्या देते हैं? एनाल्जेसिक्स, ताकि बंदे को पेन की थोड़ी सी जो है ना स्टेबलाइजेशन मिले। पेन किलर देंगे, एनाल्जेसिक्स। फिर जनाब इसके बाद ईटियोलॉजी या डिपेंड अपॉन द काज, डिपेंड अपॉन द काज को हम ट्रीट करते हैं। एक और पॉइंट, द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? इस इधर देखिए, थोरेसिक स्पेस के अंदर इन चीजों की कंप्रेशन अगर हो तो मेन काज क्या हो सकता है? ट्रोमा। क्या हो सकता है? ट्रोमा। तो ट्रोमा में हमने क्या करना है? वो कंप्रेशन जो है ना वो क्या करनी है? कम करनी है। तो हम इसको नहीं, मसल रिलैक्सर नहीं, इस एरिया को हम खोलेंगे, और अगर ये बोन फ्रैक्चर है या नीचे गई है उसको अपनी तरफ ऊपर करेंगे, ताकि नर्व के ऊपर कंप्रेशन क्या हो जाए? कम। इसको डीकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्प्रेशन। वट एवर देयर इज कंप्रेस इन दिस स्पेस, वी वांट टू डीकम्प्रेस दैट बाय सर्जरी। यहाँ पे लेके डीकम्प्रेशन सर्जरी, डीकम्प्रेशन सर्जरी। वैसे डीकम्प्रेशन सर्जरी और कहाँ पे कर सकते हैं? एनीवन? एक्सीलेंट। एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, उसमें मीडियन नर्व कंप्रेस होती है,
तो यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनेकुलम को हम ओपन करके उसको डीकम्प्रेस कर देते हैं। तो जो चीज़ बॉडी में कंप्रेस पड़ी है वो दवाइयों से ठीक नहीं होता, उससे हमने वो बोझ उठाना है, और वो हम किसके जरिए करेंगे? सर्जरी के जरिए करेंगे। लेकिन इसका एक पॉइंट याद रखें, ये क्या है? क्लेविकल है। ये कौन सा रिब है? फर्स्ट रिब। ये इंफीरियर अप्रोच है। ये क्या है? सुपीरियर अप्रोच है। ये भी पॉइंट याद रखें अगर याद रखना चाहे, क्योंकि मैंने खुद सर्जन के साथ ये किया था एक दफा, ये टास्क की सर्जरी, ठीक है ना। बहुत क्रिटिकल सर्जरी है और ये बहुत क्लीन कट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर एक नर्व भी गई तो पूरा हाथ का मसल जा सकता है, अगर अल्नार नर्व गई तो पूरे इंट्रिंसिक मसल जाएंगे, मीडियन नर्व गई, इस तरह क्ला हैंड अल्नार, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे याद रखे ये अप्रोच क्या है? इंफीरियर एंड अपवर्ड। ये है सुपीरियर एंड डाउनवर्ड अप्रोच है, ठीक है। आप लोग के ख्याल में यहां से जाना आसान है या यहां से? हाँ जी, इधर से जाना आसान है या इधर से आना आसान है? ऊपर से। क्लेविकल के हमेशा ऊपर इंसिजन देते हैं कि टास्क में जब पेशेंट आते हैं ना यहाँ पे, तो हम इस क्लेविकल के यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर इंसिजन देते हैं। कौन सा इंसिजन देते हैं? सुप्रा क्लेविकुलर। सुप्रा मीन अबव द क्लेविकल। और जब इधर देखे इस क्लेविकल के ऊपर ये स्किन को काटते हैं, मैंने खुद देखा है, द फर्स्ट मसल यू विल फेस इज कॉल्ड प्लेटिस्मा। उसको क्या कहते हैं? प्लेटिस्मा मसल उसको कहते हैं। इधर देखे अगर यहाँ पे इस प्लेटिस्मा मसल को मैं इस तरह खींचूं तो हम उधर देख सकते हैं? नहीं, ये प्लेटिस्मा मसल हमें इधर उधर देखने में काम करता है, ये वाला प्लेटिस्मा मसल। तो स्किन के बाद किस मसल को काटना पड़ेगा? प्लेटिस्मा मसल। फिर यहाँ पे अनदर मसल है, इट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। इधर देखे ये कौन सा बोन है? कवस, स्टर्नम। इसके साथ क्या है? क्लेविकल। और ये ईयर है, इस ईयर के पीछे अगर आप लोग उंगली रखेंगे ना, यहाँ पे बोन है कि नहीं? दिस बोन इज कॉल्ड मास्टाइड बोन। इस बोन का नाम क्या है? मास्टाइड बोन, ठीक है। और इसकी इन्फ्लेमेशन को मास्टाइटिस कहते हैं। मिडल ईयर के अंदर आता है। ईयर इज 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो दिस मास्टाइड कैविटी, ये भी सर्जरी के साथ, सर्जन के साथ क्या है? मास्टाइडेक्टोमी, ठीक है ना। ईएनटी का स्पेशलिटी है। तो याद रखें ये मास्टाइड कैविटी है, इसमें ड्रिल मशीन यूज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस मास्टाइड के अंदर कोई भी आपने गलती की तो यहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है, और इस मास्टाइड के अंदर गलती करने से इंसान को जिंदगी भर सर के चक्कर आएंगे, वर्टाइगो, बैलेंस, ठीक है, ये सारी मसाइल आते हैं। और कभी कभार आप लोगों ने सुना होगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, मतलब कान में घंटियों की आवाज आती है इस तरह, ठीक है, ये सारी टिनाइटस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये स्टर्नम है, ये क्लेविकल है, और यहाँ पे ईयर के पीछे कौन सा बोन है? मास्टाइड। अब इधर आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल एक मसल है, इधर देख बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मसल है जिसका अटैचमेंट किस बोन के साथ है? स्टर्नम। और सेम मसल इस तरह गया है किसके साथ? और ये मसल इधर से होते हुए किधर जा गया है? तो देखिए स्टर्नोक्लीडो, क्लेविकल, स्टर्नोक्लीडो मास्टाइड मसल, द मेजर मसल इन द नेक, स्टर्नोक्लीडो मास्टाइड मसल। इसको फिर हम यहाँ पे फ्लैप करते हैं। फिर इसके बाद एक और मसल आते हैं, इंटीरियर स्केलिनी मसल, और उस मसल को जब रिमूव करते फिर फैट्स आते हैं, और फैट्स के बाद जनाब ये थोरेसिक आउटलेट आता है। समझ आ गई? दिस इज हाउ यू विल गो इनटू द थोरेसिक आउटलेट। स्किन आएगा, प्लेटिस्मा मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, स्केलिनी एंटीरियर, फिर इसकी फैट्स आएगी, और इसके बाद थोरेसिक आउटलेट आएगा। फिर उस थोरेसिक आउटलेट में आपने देखना है, अगर ज्यादा कंप्रेशन है फिर बोन कटर के जरिए हम रिब को काटते हैं। पहले रिब को इसको काटते हैं, रिब को 2 में डिवाइड करते हैं, जगह को ठीक करते हैं, और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन इस रिब के अंदर स्क्रूज लगाकर उसको दोबारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये जनाब हमारे पास क्या है? टास्क के लिए सर्जरी है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की सर्जरी इस तरह कर देते हैं। लेकिन इंसिजन, अगर ये इंसिजन स्टेप 2 सर्जरी में आता है, द मोस्ट कॉमन इंसिजन फॉर टास्क आंसर इज सुप्राक्लेविकुलर इंसिजन। इंफ्राक्लेविकुलर से नहीं, कहां से जाते हैं? सुप्राक्लेविकुलर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बुक में सिर्फ 2-3 पॉइंट है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस। क्लियर है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा टास्क है? वीकनेस, नमनेस, न्यूरोजेनिक होगा, कोल्डनेस, पेलनेस, आर्टियल होगा, स्वेलिंग विद ब्लूइश, वीनस होगा। लेकिन इन सब में से 90% किसका चांस होता है? न्यूरोजेनिक का होता है, ठीक है। ओके जी, बस
टुडे इज 1 क्लास, हाँ सही है। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। और आप लोग मेंटली क्लास के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, ठीक है, आई कैन गेस फ्रॉम योर एक्सप्रेशन।